मार्शियन मीटियोराइट जो अंटार्कटिका में मिला था, उसमें माइक्रोस्कोपिक जीवों के फॉसिल्स मौजूद थे। 7 अगस्त 1996 को साइंटिफिक दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हमें पता लगा कि मार्स पर शुरुआती जीवन के सबूत मौजूद हैं। नासा ने दावा किया कि एक मार्शियन मीटियोराइट जो अंटार्कटिका में मिला था, उसमें माइक्रोस्कोपिक जीवों के फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। अगर ये खोज साबित हो जाती है, ये हमारे यूनिवर्स की आज तक की सबसे शानदार जानकारियों में से एक है, जिसका कि साइंस ने पता लगाया है। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हलचल मचा दी थी। मैंने कहा मुझे लगता है ये पागल है। ये एक बहुत बड़ा दावा था, लेकिन मानने लायक नहीं था। हम ये जानना चाहेंगे कि ये चीजें वाकई फॉसिल्स हैं ना कि सूडो फॉसिल्स, या जिन्हें हम कहते हैं फूलर्स। अभी भी ये साबित करना आसान नहीं है कि आप जीवन देख रहे हैं। सब ये साबित करने में लग गए कि ये अजीब चीजें जो दिख रही हैं, वो असल में एलियन जीव हैं, और इस खोज ने एक नई साइंटिफिक डिसिप्लिन को भी बनाया, जो एस्ट्रोबायोलॉजी है। इससे पहले किसी ने भी एस्ट्रोबायोलॉजी का नाम नहीं सुना था। आज कई नए मिशंस किए जा रहे हैं ताकि मार्स पर जिंदगी की खोज हो सके। न सिर्फ वहाँ पर पानी था, बल्कि जिंदगी के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद थी। इस सबूत को ढूंढना ये समझने के लिए अहम हो सकता है कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बहुत जहरीला है, लेकिन हम जिंदगी की शुरुआत की रिसर्च के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या इसकी शुरुआत वैसे एनवायरनमेंट में हुई जैसे पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत के लिए था? इसका पता लगाना ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए बेहद अहम होगा। अगर हम ये रहस्य सुलझा पाए कि क्या मार्स पर जिंदगी है, तो हम जान पाएंगे कि क्या यूनिवर्स में हम अकेले हैं। जिंदगी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही जगह है जहां ये पाई जाती है, हमारा घर प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी जीवों और जिंदगी से भरी है। जमीन पर हरे भरे पेड़ मौजूद हैं और हमें जिंदगी देने वाले महासागरों का नीला रंग स्पेसक्राफ्ट से साफ देखा जा सकता है, जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हमारे घर की तरफ देख रहा है। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट दूसरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, जो है मार्स, एक प्लैनेट जो क्रेटर से भरा पड़ा है, जिसमें विशाल दरारें भी हैं। प्लैनेट मार्स भले ही हमारा पड़ोसी हो, लेकिन ये हमारे घर से बहुत अलग है, क्योंकि इस रेड प्लैनेट पर जिंदगी के कोई निशान मौजूद नहीं है। लेकिन इस बात ने साइंटिस्ट को ढूंढने से नहीं रोका। ये गजब का है कि मार्स के कुछ हिस्से हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। जब भी आपको मार्स का कोई सैंपल मिलता है, और जब आप उसे खोलते हैं तो लगता है क्रिसमस प्रेजेंट है। आपको नहीं पता होता कि आपको अंदर क्या मिलेगा। आप कौन सी नई चीज देखने वाले हैं। आ जाओ, आ जाओ। कैथी थॉमस कैपेटा ने अपने पेशे में कई मेटेराइट स्टडी किए हैं जो मार्स से आए हैं और यहाँ पृथ्वी पर गिरे हैं। ये मेटेराइट्स बेहद कम होते हैं। इस वक्त हमारे कलेक्शन में लगभग 250 मार्स मेटेराइट्स ही है। आपके पास मार्स का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। है ना ये कमाल की बात। 1994 में कैथी को एक मार्शल मेटेराइट स्टडी करने को कहा गया। उसका नाम अंटार्कटिका के उस इलाके के ऊपर जहां वो मिला था, एलन हेल्स 84001 रखा गया। कैथी के सुपरवाइजर
डेव मैकई को यकीन था कि उन्हें कुछ अनोखा मिला है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम इन फोटोज को देखो, ये एक मार्स मेटेओराइट के हैं। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस मार्स मेटेओराइट में जिंदगी के सबूत मौजूद हैं। ये एक बहुत ही मशहूर फोटो है और ये खास चीज बहुत ही कुछ उस तरह की दिखाई देती है जो हमें मिल सकता है एक फॉसिल बैक्टीरिया में। कैथी के साथियों को लगा कि ये माइक्रोस्कोपिक कीड़े जैसे स्ट्रक्चर मार्शल माइक्रोबियल लाइफ के फॉसिल्स हो सकते हैं। हालांकि कैथी को ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगा सब पागल हो गए हैं क्योंकि ये एकदम बेकार की बात है। कैथी को लगा कि माइक्रोफोसिल्स बस चट्टानों की बनावट थी। मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड से बात की और कहा, मुझे लगता है सब पागल हो रहे हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये लोग बेसिर पैर के दावे ना करें जिसे साबित ना किया जा सके। लेकिन एलन हिल्स मेटेओराइट्स में एक राज था, एक राज जो कैथी को दोबारा सोचने पर मजबूर करने लगा। ये मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स की फोटोज हैं। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि एक पिन के ऊपर ऐसे अरबों क्रिस्टल्स समा जाएंगे। मैग्नेटाइट एक आम मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इन क्रिस्टल्स का आकार अजीब था जिसे कैथी ने पहली बार देखा था। अब मैं वाकई कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। हमने पहले इस तरह का आकार और किसी भी मेटेओराइट या जमीनी सैंपल्स में कभी नहीं देखा कई था। महीनों तक कैथी ने साइंटिफिक पेपर स्टडी किए ताकि उससे इन अजीब क्रिस्टल्स की जानकारी मिल सके। फिर उन्हें अपना जवाब मिला। पृथ्वी पर एक जगह थी जहां इस तरह के क्रिस्टल्स बनते थे, बैक्टीरिया के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि ये जीव खुद को सीधा करने के लिए इन मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स की चेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सेल्स मैग्नेट बन जाते हैं। और कैथी को असल में यही सबूत तो चाहिए था कि इस तरह के क्रिस्टल्स एक जीते जागते बैक्टीरिया में मिलते हैं। मैं उस रात लैब से ये सोचते हुए कि ये क्या है, मैं यकीन कर सकती हूँ कि शायद हमारे पास वाकई में कोई खास चीज है। कैथी और उनकी टीम ने फैसला किया कि उन्होंने जो शानदार खोज की है उसे सबको बताना चाहिए। हमारे सामने लगभग 50 कैमरा मौजूद थे और वहाँ इतने ज्यादा लोग थे, ये वाकई में बहुत डरावना था और मैं वहाँ पर देखना भी नहीं चाहती थी। वहाँ इतने ज्यादा कैमरास थे। हमने ये फैसला किया कि कुल मिलाकर ये सबूत था कि मार्स पर शुरुआती जिंदगी होती थी। ये सनसनीखेज खबर थी। गुड आफ्टरनून। आज रॉक 84001 हमें उन अरबों सालों और लाखों किलोमीटर की कहानी बता रहा है जो उसने तय की। ये जिंदगी के मुमकिन होने के बारे में हमें बताता है। लेकिन कई लोगों को इस दावे पर यकीन नहीं था। हम ये जानना चाहेंगे कि ये चीजें वाकई फॉसिल्स है ना कि मिनरोलॉजिक सूडो फॉसिल्स जिन्हें हम कहते हैं फूलर्स। और जब इस पर स्टडी जारी रही तो दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस बारे में कहा कि नहीं, हमें लगता है कि आप इन मैग्नेटाइट को इनऑर्गेनिकली बना सकते हैं। टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज था। जिस सैंपल के बारे में आज हम बता रहे हैं वो एक बहुत अनोखा सैंपल है। ये 4.5 अरब साल पुराना है। क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पृथ्वी पर 400 करोड़ साल पहले जिंदगी किस तरह की थी, तो मार्स के ऊपर की जिंदगी के बारे में हम क्या बता सकते थे। आमतौर पर आप सोच सकते हैं कि ये बायो सिग्नेचर एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कुछ बड़ा, जैसे कि डायनासोर बोन। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मैग्नेटाइट क्रिस्टल्स पिछले माइक्रोबायल जीवों के बारे में बताएंगी। माइक्रोफोसिल्स की खोज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसका साइंस पर भी बड़ा असर हुआ। एलन हिल्स की स्टडी होने से पहले कोई नासा एस्ट्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट नहीं थी। अब एस्ट्रोबायोलॉजी में डिग्री के प्लान्स मौजूद है, यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोबायोलॉजी के कोर्सेस होते हैं, जबकि इससे पहले एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में कोई नहीं जानता था। एलन हिल्स मेटेओराइट्स में शायद एलियन जीवों की मौजूदगी ने एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बहस शुरू कर दी थी। लेकिन इस रेड प्लेनेट पर जिंदगी के रहस्य को सुलझाने का बस एक ही तरीका है, और वो है खुद मार्स पर जाना।
एलन हिल्स की खोज के 25 साल बाद परसिवेरेंस, नासा का पहला रोवर जिसका सिर्फ एक मकसद था कि वो जिंदगी के निशानों को ढूंढे, उसने मार्स की सतह पर जोखिम भरे सफर की शुरुआत की। एलन चेन, वो इंजीनियर जिन पर रोवर की एंट्री, उतरने और लैंडिंग को डिजाइन करने की जिम्मेदारी थी, काफी दबाव में थे। इसमें बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है, वो भी एक साथ, सही तरह से और बिना किसी मदद के। हम रिमोट से नहीं चला सकते, बहुत दूर है। परसिवेरेंस से यहां तक सिग्नल पहुंचने में 10 मिनट का वक्त लगा, तो एलन और उनकी टीम बस इंतजार कर सकती थी। ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी शो को टेप डिले पर देख रहे हैं, बस फर्क इतना ही है कि इस शो के लिए आप 1 दशक से दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ टाइम डिले ही अकेली परेशानी नहीं थी। जब हम एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं तब हमारी रफ्तार बहुत तेज होती है, लगभग 5.5 किलोमीटर पर सेकंड। हम एटमॉस्फेयर में स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहे थे, या कम से कम जितनी हम कम कर सकते थे। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, यानी पृथ्वी के मुकाबले 1%, इसलिए वो स्पेसक्राफ्ट को स्लो नहीं कर पाता है। पृथ्वी पर हमें एटमॉस्फेयर की सुरक्षा मिलती है, या स्पेसक्राफ्ट को धीमा करके उसे हिफाजत से लैंड करवाता है। मार्स पर हमें 21.5 मीटर के पैराशूट की मदद लेनी पड़ी। परसिवेरेंस पर कैमरास थे, जिससे नासा इंजीनियर्स पहली बार अपने काम को होते हुए अपनी आंखों से देख सकते थे। हमने पैराशूट को अपने पैटर्न के साथ मार्स में खुलते देखा। मार्स के आसमान में ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने उसकी हीट शील्ड अलग की और वो गिर गई, और हमें असल में जमीन को देखने का मौका मिल गया। लेकिन विशाल पैराशूट ने रोवर की स्पीड को ज्यादा कम नहीं किया। पैराशूट को इस्तेमाल करने के बाद भी हमारी स्पीड 90 मीटर पर सेकंड की थी, और स्पीड कम नहीं हो रही थी क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। जब परसिवेरेंस जमीन के पास पहुंचा, टचडाउन का आखिरी फेज शुरू हो गया। 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचो और उसके बाद स्काई क्रेन लैंडिंग मैन्यूवर शुरू करना, और फिर उस रोवर को 0.75 मीटर की स्पीड से उतारना। ये बेहतरीन लैंडिंग थी, लेकिन जिस पतले एटमॉस्फेयर की वजह से स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना मुश्किल होता है, उसी की वजह से मार्स पर काम करना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ का औसत टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, और इसका दबाव पड़ता है उन रोबोट्स पर भी जिन्हें हम वहां भेजते हैं। इससे ज्यादा अहम ये है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर पतला है, जिंदगी के लिए सबसे बुनियादी जरूरत यानी तरल पानी यहाँ नहीं हो सकता। इस कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है सतह के ऊपर पानी का एक गिलास तुरंत ही उबलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन रहने लायक हालात के बावजूद परसिवेरेंस माइक्रोब्स के लिए सतह की खोजबीन कर रहा है। जिंदगी की खोज जारी है। – 1996 में साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि उन्हें मार्शियन जिंदगी के सबूत मिले हैं। लेकिन मार्स एक जमा हुआ रेगिस्तानी प्लेनेट है और उसकी सतह पर रहा नहीं जा सकता। तो क्या ये अजीब से आकार वाकई में कोई प्राचीन एलियन फॉसिल्स हैं? और साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जिंदगी के और सबूत मिल सकते हैं? मुझे स्पेस हमेशा से पसंद था। यहाँ आपको कई तरह की चीजें दिखाई देंगी और आपको कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ क्या है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट नीना लेंजा जानती हैं कि स्पेस से मिली इमेजेस का मतलब समझना आसान नहीं होगा। ये पर्सिवल लोवेल है, जो 1880s के दशक के एस्ट्रोनॉमर थे जिन पर मार्स का जुनून था। उन्होंने पृथ्वी पर रहकर टेलीस्कोप्स के इस्तेमाल से मार्स की सतह के कई ऑब्जर्वेशंस किए। लोवेल ने मार्स का जो मैप बनाया, उससे जो आइडिया मिला, उसने आज तक हमें सोच में डाला है। उन्हें लगा था कि उन्हें वहां पर नहरों के निशान मिले हैं। उन्हें लगा कि मार्स की सतह पर उन्हें सिविलाइजेशन के सबूत दिखाई दे रहे हैं।
और इन आइडियाज का न सिर्फ साइंस फिक्शन पर बड़ा असर हुआ था बल्कि साइंस पर भी हुआ। तो 1964 में नासा का पहला मरीनर 4 प्रोब रेड प्लैनेट तक पहुंचा। लोगों को इस अनजानी दुनिया की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार था। मैरिनर 4 ने किसी स्पेसक्राफ्ट से पहली बार हमें मार्स की फोटोज बेहद करीब से भेजी थी और लोगों ने जब इसे पहली बार देखा उन्हें बहुत ज्यादा मायूसी हुई, क्योंकि ये हमारी सोच के मार्स जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं थी, पानी नहीं था, ये बिल्कुल मून जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन बस 7 साल बाद मरीनर ने साइंटिस्ट को दोबारा सोचने पर मजबूर किया। इसके ज्यादा बेहतर कैमराज ने मार्स की सतह के कुछ अनोखे फोटोज हमें भेजे। ये मैरिनर 9 से भेजे एक फोटो है और ये बेहद जरूरी फोटो है, क्योंकि इसमें पहली बार साइंटिस्ट ने ऐसे सबूत देखे कि मार्स की सतह पर सिर्फ गड्ढे के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। ये एक बहुत ज्यादा घुमावदार चैनल है जिसे देखने से लगता है कि ये बहते पानी से बना था। इसके बाद के सभी मिशंस ने और ज्यादा सबूत इकट्ठे किए हैं कि मार्स हमेशा से एक सूखा हुआ और जमा हुआ प्लेनेट नहीं था। वाइकिंग ऑर्बिटर ने हमें कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी। इस तरह की चीजें जैसे बहते चैनल्स और टीयर ड्रॉप आइलैंड्स, और इन दोनों को देखकर लगता है एक वक्त था जब इस सतह पर पानी बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से ये चैनल्स बने। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने ये फोटो भेजी थी जिसमें ये जो नजर आ रही है ये कोई खूबसूरत रिवर डेल्टा लगती है। ट्विन रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को जबरदस्त सबूत मिले। ये है हेमाटाइट स्फीयर्स और ये बनते हैं पानी में। ये जिप्सम नाम के एक मिनरल की वेन है। तो जिप्सम वो मिनरल है जो ना सिर्फ पानी में बनता है बल्कि उसके स्ट्रक्चर में भी पानी होता है। अब ये सभी को पता है कि मार्स पर शुरुआत के पहले 1 या 200 करोड़ साल में मार्स भी पृथ्वी के जैसा ही था। इसका एटमॉस्फेयर गाढ़ा था और इस पर नदियां, झील और समुंदर भी मौजूद थे। मार्स की सतह पर ही ढूंढने से हमें काफी सबूत मिल रहे थे कि इसकी शुरुआत में मार्स की सतह पर बहुत ज्यादा पानी मौजूद था। भले ही ये खोज अनोखी थी, लेकिन साबित नहीं करती कि मार्स पर जिंदगी थी। पानी जरूरी तो है, लेकिन जिंदगी के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है। इसके साथ कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स और एनवायरनमेंट के हालात भी चाहिए ताकि वहाँ जिंदगी शुरू होकर पनप सके। और इसीलिए 2011 में नासा ने मार्स पर एक चलती फिरती साइंस लैब भेजी। ये फोटो सच में बहुत खास है। मैंने अपने पूरे करियर में क्यूरियोसिटी पर काम किया है। मैं इस मिशन पर 2006 में इसके बनने से पहले ही जुड़ी थी और अभी मैं इसकी साइंस एक्सपेरिमेंट्स में से एक की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बनी हूँ। क्यूरियोसिटी एक SUV के आकार का रोवर है जिसमें न्यूक्लियर पावर सोर्स है और एक केमिस्ट्री लैब है। इसका मिशन ये पता लगाना है कि क्या कभी जिंदगी के लिए जरूरी केमिकल इंग्रेडिएंट्स और एनवायरनमेंट के हालात मार्स पर मौजूद थे। तो क्यूरियोसिटी एक प्राचीन झील के तल की छानबीन कर रही है और यहाँ आपको सेडिमेंट्स की कई परतें साफ दिखाई दे रही हैं जो उस वक्त पानी में जमा हुई थी। रोवर के पास सबसे ताकतवर टूल्स में से एक है जो चट्टानों में खुदाई करने की काबिलियत रखता है ताकि उसकी केमिकल बनावट जांच सके। हमें कई चीजें पता चली हैं। सबसे पहली, यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड पानी था जो कि काफी वक्त तक चला था, यानी लाखों सालों तक। इस पानी का pH न्यूट्रल था जो जिंदगी के लिए काफी अच्छा था। गजब की बात है, इन चट्टानों के अंदर क्यूरियोसिटी को कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले थे जो कार्बन से बने थे, जो कि जिंदगी के लिए अहम है। इसका मार्स पर मिलना इस झील के एनवायरनमेंट में हमें बताता है कि यहाँ पर न सिर्फ पानी था बल्कि जिंदगी के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स भी थे। पिछले 50 सालों में हुए मिशंस ने हमारी प्राचीन मार्स की समझ को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि मार्स उस वक्त रहने लायक था जब पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन हम अभी ये नहीं जानते कि क्या मार्स पर कभी जिंदगी थी। 400 करोड़ साल पहले प्लेनेट मार्स उससे काफी अलग था जो कि हम आज देखते हैं। यहाँ महासागर और नदियां थी, चट्टानों में कार्बन था, जिंदगी के लिए हर जरूरी चीज थी। 1996 में नासा ने दावा किया कि मार्स के एक मीटेओराइट में फोसिल्स माइक्रोब्स मिले हैं जो 400 करोड़ साल पुराने
एलियन जिंदगी के सबूत हो सकते हैं, लेकिन इस दावे को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साइंटिस्ट्स मार्स पर 400 करोड़ साल पुरानी जिंदगी को कैसे ढूंढ सकते थे, जब उन्हें पता ही नहीं है कि वो पृथ्वी पर कैसी दिखती थी। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि पृथ्वी पर जिंदगी क्यों है और क्या कहीं और भी हो सकती है। और शुरुआत में मैं बस इतना जानती थी कि क्या हम दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये सवाल इससे काफी बड़ा है। हम ये नहीं जानते कि शुरुआत में जिंदगी कैसी थी या पहले के जीव कैसे दिखाई देते थे। लॉरी बार्ज के लिए ये जानना कि जिंदगी कैसे शुरू हुई एस्ट्रोबायोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। दूसरी जगह जिंदगी ढूंढने के लिए हमें जानना होगा कि जिंदगी कैसे शुरू हुई और जिंदगी की शुरुआत किस तरह की जगहों में हो सकती है। पृथ्वी पर जीव कई तरह के होते हैं, फिर भी सभी की बुनियाद लगभग एक ही होती है, वो है सेल। सभी सेल्स की बनावट लगभग एक जैसी है। एक मेम्ब्रेन जो अंदर की चीजों की हिफाजत करती है, न्यूक्लिक एसिड नाम का एक जेनेटिक मटेरियल जिससे कि सभी जीव बनते हैं, और प्रोटीन्स, वो छोटी मशीन्स जो सेल्स के मेटाबॉलिज्म चलाती है, वो केमिकल रिएक्शंस जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। साइंटिस्ट्स के सामने ये चुनौती है कि वो समझ सके कि जब पृथ्वी बनी थी तब केमिकल से पेचीदा जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, वो बेखुद। लॉरी को लगता है कि एनर्जी से भरे एनवायरनमेंट में सबूत छुपे हैं। जिंदगी को अपने सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जीव को सेल्स की जरूरत होती है, और इसलिए जीव उस एनर्जी को एनवायरनमेंट से किसी न किसी रूप में इकट्ठा करते हैं। लगभग सभी जीवों को सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा कर एनर्जी सन से मिलती है। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और फिर दूसरे जीव इस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी की शुरुआत इस तरह से फोटोसिंथेटिक नहीं थी। तो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेने का सबसे पहला तरीका कौन सा हुआ करता था? एक जवाब महासागर की गहराइयों में छुपा था। 1978 में साइंटिस्ट्स को पहला एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट मिला था, जो महासागर की गहराइयों के अंधेरे में एक महफूज ठिकाना था। इन वेंट्स में असल में कई तरह के जीव होते हैं। हालांकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं होती। यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो एनर्जी से भरपूर होती है, और यहाँ एनर्जी से भरपूर मिनरल्स भी होते हैं। माइक्रोब्स इनका इस्तेमाल करके मेटाबॉलिज्म चालू रखते हैं और फिर बड़े फूड वेब की बुनियाद बनते हैं, जो कि पूरी तरह पृथ्वी की केमिकल एनर्जी पर निर्भर है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की शुरुआत में हाइड्रोथर्मल वेंट बहुत ज्यादा पाए जाते थे। इसलिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स की स्टडी करना वाकई दिलचस्प है, और ये करना आसान नहीं है क्योंकि ये समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत के वक्त ये वेंट्स कैसे रहे। इसके लिए लॉरी ने अपनी लैब में छोटे हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनाए हैं। तो महासागर में जो हो रहा है हम उसकी नकल कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटे स्तर पर है। तो हम ओशन का छोटा सा सैंपल वायल में लेते हैं, जो कि शुरुआती पृथ्वी के महासागर की नकल है, जिसमें हम सिरिंज से हाइड्रोथर्मल फ्लूइड की नकल को अंदर डालते हैं। तो ये पार्टिकल जो ऊपर तैर रहे हैं वो असल में मिनरल पार्टिकल्स हैं, जो इन दोनों सॉल्यूशंस के मिलने की वजह से बना है, और आगे चलकर ये चिमनी में बदलता है। ये चिमनी केमिकल इंग्रेडिएंट्स और एनर्जी से भरपूर होते हैं। इनमें पीएच ग्रेडियंट्स होते हैं और एनर्जी ग्रेडियंट्स। तो एक तरह से एक हाइड्रोथर्मल वेंट वही करता है जो एक सेल करता है। लॉरी की ये थ्योरी है कि इस तरह की चिमनीज इस तरह के केमिकल प्रोसेस को जिंदगी के बेहद करीब ला सकती है। फिर 2017 में साइंटिस्ट ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्हें मार्स पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के सबूत मिल गए थे, जो कि माना जाता है कि आज से 400 करोड़ साल पहले एक्टिव थे, और उसी वक्त पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि पहले के वक्त में मार्स पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद थे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रोबायोटिक केमिस्ट्री के सोर्स हो सकते हैं, और क्या यहाँ जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। एक सेल जिंदगी की बुनियाद होती है।
लेकिन सबसे पहले वाली की शुरुआत कैसे हुई? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स की एनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी। और दिलचस्प ये है कि ये वेंट्स शायद मार्स पर भी मौजूद थे, लेकिन सभी साइंटिस्ट नहीं मानते कि वेंट से जिंदगी शुरू हो सकती है। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी होने से सेल का बनना नामुमकिन होता है। उनका मानना है कि जिंदगी किसी ऐसी जगह शुरू हुई जो गीली और सूखी दोनों थी। तो मैं यहाँ पे एक पढ़ाकू बच्चों की तरह एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि जिंदगी की शुरुआत का पता लगा सकूं। और मेरे मन में ठंडे और गर्म पानी का आइडिया चल रहा था और मुझे लगा कि शायद इससे केमिस्ट्री की पहेली भी सुलझ जाए। मैं एक फ्रेंड के घर पर डिनर के दौरान देव से मिला था और इन्होंने कहा आइडिया अच्छा है, लेकिन गर्म और ठंडा नहीं बल्कि सूखा और गीला होना चाहिए, और इसलिए जरूरी नहीं कि शुरुआत महासागर में हुई हो। ब्रूस डेमर और डेविड डीमर को नहीं लगता है कि जिंदगी की शुरुआत गहराई में हुई। जिंदगी जानती है कि कैसे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ जुड़ना है, किसी मोती की तरह। जैसे मोतियों को जोड़कर एक माला बनती है, ठीक वैसे ही ये माला जिंदगी के फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाती है। समुद्र में छोटे मॉलिक्यूल्स इतने करीब नहीं आ सकते कि वो सेल के कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर सके। अब उन छोटे मॉलिक्यूल से इस तरह के मोती बना ही नहीं सकते कि उन्हें एक साथ जोड़कर आप जरूरत के हिसाब से हार बना सकें, क्योंकि हर एक चीज को पानी लगातार दूर करता रहता है। ब्रूस और डेविड के लिए एक जगह बेहतरीन है। शुरुआती पृथ्वी और शुरुआती मार्स वोल्केनिक थे। इन वोल्केनिक जगहों पर ताजा पानी गिर रहा था, जिससे कि हॉट स्प्रिंग्स बन रहे थे। अपनी थ्योरी साबित करने के लिए ब्रूस और डेविड शानदार एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हॉट स्प्रिंग्स में प्रोटोलाइफ बना सकें। स्प्रिंग से पानी लेकर उसे न्यूक्लियोटाइड्स नाम के छोटे मॉलिक्यूल्स में मिला रहे हैं। हम 30 एक्सपेरिमेंट्स करने को तैयार हैं। जब पानी इवेपोरेट होता है तब न्यूक्लियोटाइड्स और ज्यादा करीब आते हैं और फिर उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे न्यूक्लिक एसिड के लंबे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो सभी जिंदा सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है। तो अब हम ये जानते हैं कि ऐसा कुदरती एनवायरनमेंट में भी हो सकता है जैसा कि हॉट स्प्रिंग में। सूखने से सेल का एक कंपोनेंट बनता है जो है न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद गीला होना भी जरूरी है ताकि एक और अहम हिस्सा बन सके जो है मेम्ब्रेन। ब्रूस और डेविड छोटे मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं जिसे लिपिड्स कहते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, और जब वो गीले होते हैं तब लिपिड मेम्ब्रेन में बदल जाते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स को घेरती है, जिसे रिसर्चर्स कहते हैं एक प्रोटोसेल। प्रोटोसेल्स सेल्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते अब तक, और वो तैरते रहते हैं और वो आगे के लिए अब तैयार हैं ताकि वो अगला कदम उठा सकें। ब्रूस और डेविड की थ्योरी ये है कि एक वोल्केनिक इलाके में प्रोटोसेल्स अलग अलग पूल्स में बनते और खत्म होते हैं। ये बदलते रहेंगे और इनमें तब तक सुधार होता रहेगा जब तक ये उस जादुई लम्हे तक न पहुंच जाए जहां इनमें से एक प्रोटोसेल सीख न जाए कि खुद को कैसे डॉटर सेल से अलग किया जाए, और इस तरह से जिंदगी की शुरुआत हुई होगी। ब्रूस और डेविड का मानना है कि वोल्केनिक स्प्रिंग्स में लगातार होने वाले बदलाव प्रोटोसेल्स को और ज्यादा पेचीदा बनाते जाते हैं जब तक कि उनमें से एक जिंदा ना हो जाए, जिसने मार्स पर अचानक से हुई एक खोज को खास तौर पर दिलचस्प बना दिया। 2006 में नासा के स्पिरिट रोवर के पहिए में गड़बड़ हो गई। जब रोवर अपने बड़े पहिए को सतह के ऊपर खींचता रहा तो उसे एक अहम सुराग मिला, और ये सफेद मिट्टी ओपेलेंस सिलिका थी, एक हॉट स्प्रिंग का सबूत।
और जिंदगी को ढूंढने वाली हमारी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये अचानक से थी। हमें मार्स पर एक प्राचीन हॉट स्प्रिंग मिला था। वोल्केनिक स्प्रिंग केमिकल्स को इकट्ठा करके एक जिंदा सेल जैसा कुछ बना सकते हैं। अनोखी बात है, मार्स पर इन स्प्रिंग्स के सबूत मौजूद थे, लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी थी। प्रोटोसेल्स बनाने के लिए हमें सही केमिकल्स की जरूरत होती है, और अब तक कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आए। मैं जिंदगी के शुरुआत को लेकर हमेशा से एक्साइटेड था, क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत किसी से तो हुई होगी, पर हम ये नहीं जानते कि क्या मार्स पर भी वही वजह थी। लेकिन अगर हम उसके पीछे की केमिस्ट्री के सबूत ढूंढ सकें, तो हम इस मुश्किल को हल करने का पहला कदम उठा पाएंगे। केमिस्ट जॉन सदरलैंड हमेशा से ये सोचते रहे हैं कि सेल्स आने से पहले की जिंदगी की शुरुआत करने के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स कहां से आए थे। एक जिंदा सेल एक मशीन की तरह होता है जो अपने खुद के पार्ट्स बनाती है और खुद की नकल भी कर सकती है। आज सेल्स मेम्ब्रेन्स के लिए लिपिड्स बनाते हैं और जेनेटिक मटेरियल के लिए न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड्स भी। ये क्लासिक चिकन एंड एग वाली परेशानी है कि ये हिस्से कहां से आए थे, जब इन्हें बनाने के लिए एक सेल भी नहीं था। और इसके पीछे ये आइडिया है कि केमिस्ट्री ने किसी तरह से सही हिस्सों को इकट्ठा किया और ऐसा करने के बाद सेल बनाना शुरू किया। वो कौन सी रिएक्शंस थी जिसकी वजह से शुरुआती पृथ्वी पर एक सेल्स के सभी जरूरी हिस्सों को बनाया गया होगा? इसके जवाब में सभी को चौंका दिया। तो जो केमिकल नेटवर्क हमें मिला है वो एमिनो एसिड्स की एक रेंज बनाता है जो प्रोटीन के कंपोनेंट का काम करता है। लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। जॉन की टीम ने केमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा नेटवर्क ढूंढा है जो जिंदगी बनाने के लिए कई जरूरी हिस्सों को बनाता है, और ये सब साथ में होता है। हमें पता लगा कि ये एक तरह की डाली होती है और उन डालियों की भी डाली होती है। ये किसी पेड़ की तरह है। हमें पता लगा कि हम इन्हें खास इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट एक केमिकल था जो जिंदगी से ज्यादा मौत से जुड़ा होता है। साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड है जो जहरीला है, लेकिन हम जिंदगी की शुरुआत की रिसर्च के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। साइनाइड जानलेवा है। 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी जानलेवा हो सकता है। जॉन के साथ ही जियान फेंगशू को इस पर काम करते हुए 1 दशक से ऊपर हो गया है। ग्लव्स को पहने रखना, इसे खाना मत। मैं मजाक नहीं कर रहा। साइनाइड को मिलाना काफी नहीं, इसे पृथ्वी के शुरुआती हालातों का सामना करना होगा। मैं इसे एक सोलर सिम्युलेटर में डालने वाला हूं। ये मशीन शुरुआती पृथ्वी के हालात की नकल करती है। उस वक्त यूवी लाइट आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। यूवी लाइट इस रिएक्शन को करने की एनर्जी देता है। ये एनर्जी हमें सन से मिलती है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मशीन के अंदर साइनाइड बार बार एक दूसरे से मिलता है और जिंदगी की बुनियाद को बनाता है। कुछ घंटों बाद हमें इसमें एमिनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड प्रीकर्सर
और लिपिड प्रीकर्सर मिलता है। ये सभी जिंदगी के लिए जरूरी बायोमोलिक्यूल होते हैं। जिंदगी को शुरू करने के लिए साइनाइड रॉ मटेरियल हो सकता है, इसलिए इसका बड़ी तादाद में मिलना जॉन और जियांग फेंगशू की थ्योरी के लिए अहम है। और एक जगह है जहां इसके मिलने की उम्मीद बाकी जगहों से ज्यादा है। वो है इंपैक्ट क्रिएटर्स। जब एक मीटियोराइट टकराता है तो उसकी एनर्जी एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, जिससे बहुत ज्यादा साइनाइड बनती है और ये प्लैनेट के क्रस्ट को भी पिघला देती है, जिससे हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं। मीटियोराइट का टकराना जिंदगी की शुरुआत के लिए अहम है। जॉन और जियांग फेंग का आइडिया है कि क्रेटर की दीवारों से बारिश का पानी बहकर नीचे आया और साइनाइड को सोख लिया और नीचे हाइड्रोथर्मल पूल से गर्म हुआ और वहां पर रिएक्शन होता है। कितना आसान है। अपनी थ्योरी साबित करने के लिए जॉन और जियांग फेंगशू को क्रेटर्स में से किसी एक में केमिकल ट्रेशर्स के सबूत चाहिए। पृथ्वी पर इन इन्वायरमेंट्स के सबूत मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त के सभी इम्पैक्ट क्रेटर्स प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अब मिट चुके हैं। साइंटिस्ट अब भी नहीं समझते हैं कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन ये कैसे और क्यों हुई, इसके लिए उनके पास 3 थ्योरी हैं। शुरुआती जिंदगी के लिए केमिकल एनर्जी वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वॉल्केनिक पूल्स जहां सेल्स बने होंगे, और इम्पैक्ट क्रिएटर्स ने जिंदगी शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल दिए होंगे। लेकिन यहां पृथ्वी पर इस पहेली को सुलझाने वाले अहम सबूत काफी पहले मिट चुके हैं। उन्हें ढूंढने के लिए साइंटिस्ट को अब मार्स पर लौटना होगा। स्पेस से रोवर की फोटो लेते हुए देखना वाकई दिल को छू जाता है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब से परसेवेरेंस ने फरवरी 2021 में मार्स पर मिशन शुरू किया, तब से दुनिया भर के साइंटिस्ट सतह पर इसके काम को देखे जा रहे हैं। जियोबायोलॉजिस्ट तानिया बोजक इनमें से एक है। मार्स एक प्लैनेट के आकार का टाइम कैप्सूल है, जहां जाकर हम उन चीजों के सबूत ढूंढ सकते हैं जो कि अभी पृथ्वी पर नहीं होते हैं। मार्स की टेक्टोनिक एक्टिविटी प्लैनेट के इवोल्यूशन में बहुत पहले रुक गई थी, जिससे उसका क्रस्ट वही रुक गया, जो इसे प्राचीन जिंदगी की निशानियां ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाता है। परसीवियरेंस रोवर अभी जज़ेरो क्रेटर में है। ये मार्स पर एक क्रेटर है जो 50 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें एक झील हुआ करती थी। ऑर्बिट से हमें जज़ेरो क्रेटर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक रिवर डेल्टा जैसा है। ये डेल्टा तब बनी थी जब एक नदी इस क्रेटर के अंदर बहकर आई थी, जिससे झील बनी थी। कहा जाता है कि ये लगभग 400 करोड़ साल पुराने हैं। शायद किसी भी प्लैनेट पर पानी के निशान से इससे ज्यादा पुराने सबूत नहीं मिलेंगे, चाहे वो पृथ्वी हो या मार्स। परसेवेरेंस झील के बीच में है और इसके प्राचीन सेडिमेंट्स को जांच रहा है। रोवर में कई सारे कैमरास हैं और ये हमारी आंखें हैं। हम कहाँ हैं ये बताने के लिए कई फोटोज का इस्तेमाल करते हैं और हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ इस नदी की शुरुआत हुई, जो कभी इस डेल्टा में सेडिमेंट्स को लेकर आ रही होगी। जब सेडिमेंट्स डूबते हैं, वो अपने साथ ऑर्गेनिक मैटर को सुरक्षित रखते हैं। तो जब रोवर डेल्टा तक पहुंचता है, वो प्राचीन माइक्रोबायल जिंदगी के निशानों को ढूंढता है। वो चट्टानों को ढूंढ रहा है जो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती हो। इस चट्टान को स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं और इसमें कई परतें होती हैं और उनमें से कुछ परतें इसलिए बनी थी क्योंकि माइक्रोबियल कम्युनिटी सतह के ऊपर बस गई थी। अगर परसेवेरेंस को मार्स पर इसी तरह की चट्टानें मिली तो ये जिंदगी के मौजूद होने की निशानी है, लेकिन ये वो सबूत नहीं है जिसकी साइंटिस्ट को जरूरत है।
जिंदगी के सबूत ढूंढने के लिए हमें इतने ज्यादा ताकतवर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे जिसे हम एक रोवर पर फिट करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसकी जगह परसिवियरेंस पर एक जबरदस्त ड्रिल और कुछ टाइटेनियम सैंपल्स ट्यूब्स मौजूद हैं। जब परसिवरेंस को इस तरह की चट्टानें मिलेंगी और हमें इसके सबूत मिलेंगे कि यहाँ भी जिंदगी हुआ करती थी, परसिवरेंस अपनी ड्रिल निकालेगी और इन चट्टानों में खुदाई करके सैंपल्स इकट्ठा करेगी। परसिवियरेंस पर सिर्फ 38 सैंपल ट्यूब्स मौजूद हैं, इसलिए हर ड्रिल साइट को संभल कर चुनना होगा। माइक्रोब्स को ढूंढने के लिए ये जानना जरूरी है कि किन चट्टानों में खुदाई करनी है और चट्टान में कहाँ खोदना है, और परसिवरेंस की टीम में ये भी मेरा एक काम है। जब सभी ट्यूब्स भर जाएंगी, दूसरा स्पेसक्राफ्ट यहां आकर उन्हें इकट्ठा करेगा ताकि उन सैंपल्स को पहली बार मार्स से पृथ्वी पर भेजा जा सके, जिन्हें साइंटिस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन लेबोरेटरीज में स्टडी कर सके। सबसे पहली चीज जिसे हम देखने वाले हैं वो है माइक्रोफॉसिल्स, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन तान्या इसके अलावा भी एक राज को जानना चाहती हैं। हम न सिर्फ माइक्रोफॉसिल्स को ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम उस केमिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी को जोड़ने वाली कड़ी थी और जो केमिस्ट्री जिंदगी से पहले मौजूद थी। और वो ढूंढने के बाद हम ये जान सकेंगे कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी। ये जिंदगी की शुरुआत समझने के लिए बहुत ही अहम कड़ी है। परसिवियरेंस मार्स पर एलियन माइक्रोफॉसिल्स को ढूंढ रहा है और साथ में केमिकल सुराग भी, ताकि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई ये जान सके। और किस्मत की बात है कि मार्स इन दोनों को ढूंढने के लिए बेहतरीन उसी वजह से है जिस वजह से आज ये दुनिया रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये पृथ्वी है, लेकिन ये 400 साल पुराना प्लैनेट मार्स है। आप यहाँ बादल देख सकते हैं, आप एटमॉस्फेयर देख सकते हैं और आप पानी की वजह से इसमें जो ब्लू कलर आया है वो भी देख सकते हैं। क्वीनी चैन जैसे साइंटिस्ट जानती हैं कि पुराने वक्त में मार्स एक अलग दुनिया थी। और यहाँ पर ऑरोरा भी देख सकते हैं, जिसमें एक एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मतलब है कि ये प्लैनेट सोलर इरेडिएशन से भी सुरक्षित है। लेकिन लगभग 400 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, मार्स पर खतरनाक बदलाव हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि मार्स पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा है। इसका मतलब ये है कि मार्स पृथ्वी के मुकाबले बहुत जल्दी ठंडा हो गया था। इसके इनर और आउटर कोर के बीच का इंटरैक्शन खो गया और इसीलिए इसने मैग्नेटिक शील्ड को खो दिया। और जब मैग्नेटिक शील्ड खो गई, रेडिएशन लेवल्स भी बढ़ने लगे। अमीनो एसिड्स और डीएनए जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बहुत नाजुक होते हैं, जिसकी वजह से जब वो सतह पर होते हैं और उन पर सोलर रेडिएशन पड़ती है तो वो खराब हो जाते हैं। और इससे भी बुरा, मार्स के एटमॉस्फेयर को सन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। सोलर विंड एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म करने लगी और इसकी सतह से पानी भाप बनकर स्पेस में उड़ गया, जिससे मार्स उस ठंडे रेगिस्तान में बदल गया जो आज हमें दिखाई देता है। मार्स का एनवायरनमेंट बदलकर इतना खराब हो गया था कि वहाँ जिंदगी का होना नामुमकिन था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना था कि जिंदगी के सबूत अब भी मिल सकते हैं। मार्स की चट्टानें या मार्स की ऊपरी मिट्टी मार्स के अंदरूनी हिस्से को सन से आने वाले आयनाइजिंग रेडिएशन से बचाने के काबिल है। प्राचीन जिंदगी के निशान को ढूंढने के लिए मुझे लगता है कि हमें और गहराई में देखना होगा। हमारे प्लेनेट पर की गई दिलचस्प नई रिसर्च इस थ्योरी को साबित करती है और इससे शानदार बातों का पता लगने की उम्मीद करती है। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कई तरह के जीव मौजूद हैं। अब ये माना जाता है कि जिसे हम डीप बायोस्फीयर कहते हैं वो पृथ्वी पर पूरे बायोमास का सिर्फ 10वां हिस्सा है। और अगर जिंदगी पृथ्वी की सतह के नीचे पनप सकती है तो फिर वो मार्स की सतह के नीचे क्यों नहीं पनप सकती?
मार्स की सतह के नीचे वो इलाका है जहां हमें काफी कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये मार्स की सतह पर जो खराब एनवायरनमेंट है उससे बचा रहता है। जमीन के बहुत नीचे अगर हम आगे बढ़ते जाएं, क्या पता हमें वहां कोई जिंदा जीव भी देखने को मिले। मार्स के डीप बायोस्फीयर में वो माइक्रोब्स जो आज तक वहां बचे हैं, एलियन जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी ऐसे गजब के ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाती है। शुरुआत में ये कैटरपिलर होते हैं, फिर ककून बनता है। जब ये ककून में जाते हैं और बाहर निकलने पर इनके खूबसूरत पंख होते हैं। तो बायोलॉजी कितने गजब के काम कर सकती है। चाहे वो फॉसिल्स हो या उससे भी ज्यादा हैरान करने वाले जिंदा सेल्स, कैथी जैसे रिसर्चर्स के लिए मार्शियन जीव को ढूंढना तो बस शुरुआत है। इससे हमारे सामने कई नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये जिंदा कैसे रहा होगा? ये खाता कैसे होगा? बढ़ता कैसे होगा? ये आबादी कैसे बढ़ाता होगा? पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो है, क्या ये पृथ्वी के जैसा है या उससे पूरी तरह से अलग है? अगर मार्शियन जीव पृथ्वी के जीव जैसे दिखें, इसका मतलब वो जुड़े हो सकते हैं, जिससे कई दिलचस्प सवाल उठते हैं। मार्स और पृथ्वी एक दूसरे के बेहद करीब है और हम ये जानते हैं कि चट्टान एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पहुंच सकती है। तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि असल में एक प्लैनेट के जीव दूसरे प्लैनेट पर पहुंच गए हों। तो ये सोचना दिलचस्प है कि शायद किसी तरह से हम भी मार्शियन हैं। और इसके अलावा और भी ज्यादा एक्साइटिंग बात मुमकिन है। अगर पृथ्वी और मार्स के प्लैनेट पर जिंदगी साथ में शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि जहां पर भी रहने लायक एनवायरनमेंट हो, वहां पर जिंदगी पनप सकती है। अगर ऐसा कहा जाए कि यहाँ जिंदगी की शुरुआत दोबारा हुई है, तो पता लगेगा कि जिंदगी सब जगह एक जैसी है। 1996 में नासा ने ऐलान किया कि उन्हें प्राचीन मार्शियन जिंदगी के सबूत मिले हैं। उस दावे की विरासत आज भी उसी तरह जारी है। 2010 के बाद कई देशों को मार्स पर मिशन भेजने में परेशानी हो रही है। 2020 में चाइना ने अपनी पहली ही कोशिश में मार्स की सतह पर एक रोवर उतारा था। पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इसके केमिकल सुराग इस बंजर दिखने वाले प्लेनेट पर कहीं तो होंगे। अगर परसिवेरेंस को मार्स पर साइनाइड के सबूत मिलते हैं तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस रहस्य का हल ढूंढना कि मार्स पर कभी या शायद अभी भी जिंदगी मौजूद है, साइंस को हमेशा के लिए बदल देगा। आप जिंदगी के बारे में जैसा सोचते हैं ये उसे बदल देगा। सोचिए बस एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिलना। अगर हमें पहले ही प्लेनेट पर एलियन जिंदगी मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। इसका मतलब होगा कि जिंदगी कोई तुक्का नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद रहने वाली यूनिवर्स का अहम हिस्सा है। तो ये सोचिए कि कौन या और क्या वहां स्पेस से हमारे ऊपर नजर रख सकता है।